रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बोलिए। और कुछ ये हो गया ना? और कुछ पूछना है? कुछ था जो नहीं समझ में आ रहा हो? लक्ष्यतावश्यक समन्वितो धर्मः लक्षणं भवितुमर्हति। इदानीं यदि गन्धवत्वं पृथिव्याः लक्षणं गन्धवत्वं पृथ्वी का लक्षण हम मानेंगे तो जो उत्पत्ति कालीन घट है उसमें पृथ्वी तो विद्यमान है जी, परंतु उसमें गंधवत्व विद्यमान नहीं है क्योंकि उत्पन्नम द्रव्यक्षणम एकम निर्गुणम निष्क्रिय स्थिति। तो जो एक क्षण के लिए उसमें गंधवत्व नहीं रहेगा। पंडित जी, उसके लिए हम गंधवत्व का जाति घटित बनाते हैं, है ना? तो अभी उसका तात्पर्य वो जाति घटित से ही है। जब हम गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्त जातिवत्व में लक्षण बना देंगे तो उसमें फिर बताइए कोई असाधारण धर्म जैसी बात आने वाली है? मतलब असमनीयता आएगी? आ जाएगी ना? बस तो उससे तात्पर्य अभी वही है ना? वो तो गंधवती पृथ्वी का हम परिष्कार करेंगे तब विस्तार से विचार करेंगे कि क्या क्या है उसमें, है ना? लेकिन अभी समझिए कि वो गंधवत्व लक्षण है, ऐसा मान के चलिए, है ना? वही है गंधवती। कोई भी पृथ्वी हो गंधवती होती ही है ना? तो वो जो आद्य क्षण में जो वो दूसरी, आप तो केवल आद्य क्षण लिए, है ना? दूसरा ये भी कह सकते हैं कि गंध जो है, गंध किस संबंध से? आपने कोई संबंध तो जोड़ा नहीं है, तो गंध कालिक संबंध है ना, तो जलादि में भी रहेगी। गंध जो है वो कालिक संबंध है ना, जल में भी रहेगी, है ना? तो वो कहाँ असमनीयत हो रहा है? क्योंकि पृथ्वीत्व तो कहाँ है? पृथ्वी भर में है, जल में तो है नहीं। गंध तो वहां पर भी है, कालिक संबंध है ना, तो समनीयता नहीं बन रही। तो वो सब काम व्यावर्तन करते हो, वारण करते जाते फिर समवाय संबंध अवच्छिन्न गंध निष्ठा अधेयता निरूपित करके एक परिष्कार करेंगे जिसमें वारण हो जाएगा, है ना? तो अभी गंधवत्व को असाधारण धर्म मान के चलिए, है ना? वो फिर परिष्कार आए, क्या क्या कैसे परिष्कार करना है, कैसे वारण करना है, वो सब होगा। और कुछ शासनामत्व गौर लक्षणम ले लीजिए, उसमें बना लीजिए। लक्ष्यता अवच्छेद कौन हो गया? गोत्व। उसका समनीय धर्म कौन? शासनामत्व। बस हो गया, यही आपका लक्ष्यता अवच्छेद समनीय धर्म है। उसको उदाहरण के रूप में, वहां तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना? चलिए, आती है तो सबका वारण होगा। उसके बाद ही वो असाधारण धर्म हम उसी को कहेंगे लक्ष्य, ठीक है? बात समझ में आई? और कुछ आगे चला है? चलिए हाँ, तो अभी तक हमने ये विचार किया कि ज्ञान किसको कहते हैं, ठीक है ना? तो ज्ञान का हमने निष्कृष्ट परिष्कृत लक्षण बनाया। क्या बनाया? ज्ञान से लक्षणम, ये हमने बना लिया, ठीक है ना? इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें न्याय बोधिनी दीपिका सब याद कर लिया ना? ठीक। अब वो ज्ञान जो है वो दो प्रकार का है, कहा गया। कौन कौन? स्मृति और अनुभव। स्मृति और अनुभव, ये दो प्रकार का ज्ञान है। उसमें स्मृति का लक्षण बनाया गया स्मृति लक्षणम। यही क्या बनाया आपने? लक्षण बनाया। ये सब बंद है ना, तो आवाज थोड़ी वो आ रही है, रहना तो कोई बात नहीं, लेकिन आवाज थोड़ा अलग अलग लग रही है ना, गूंज क्या है, पूरा बंद है, गूंज रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया स्मृति का लक्षण। दूसरा भेद उसका था अनुभव। अनुभव का लक्षण हमने बनाया लगाया है ना ये सब। तर्क संग्रहकार ने तो केवल इतना ही लिखा, तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, है ना? मतलब तद भिन्नत्व सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। अब देखिए, तद भिन्नत्व मतलब क्या? तत्पद से किसको लिया जाए? तो तत्शब्द पूर्वोक्त का परामर्शक होता है। तो अनुभव के पहले किसकी बात आई है? स्मृति के, इसलिए तत्पद से स्मृति को ले लेंगे। तो स्मृति भिन्नत्व सति ज्ञानत्वम अनुभवस्य लक्षणम। ऐसा करने पर, ऐसा यदि लक्षण बनाते हैं तो
हम घट विषयिणी जो स्मृति है उसका भेद पट विषयिणी स्मृति में ले लेंगे, और जो पट विषयिणी स्मृति है उसका भेद घट विषयिणी स्मृति में ले लेंगे, तो स्मृति भिन्न तो स्मृति में भी चला जाएगा, सकल स्मृतियों में चला जाएगा, है ना। एक एक स्मृति का अपर अपर में स्मृति ले लेंगे, भेद ले लेंगे, चालनीय न्याय ना, ठीक है ना, ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। हाँ, तो और वो ज्ञान तो सब है ही, तो स्मृति भिन्न तो विशिष्ट ज्ञान तो स्मृति में भी चला गया, तो ये जो बड़ा विचित्र हो गया। तो क्या हो गया, अतिव्याप्ति हो गई। उसका वारण करने के लिए हमने कहा कि यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, एक एक स्मृति का भेद नहीं लगा, इसलिए आपको यत्न करना पड़ेगा। उसके लिए क्या कहेंगे आप उसके लिए आप कहेंगे कि स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि स्मृति भिन्न कहते हैं तो एक स्मृति का भेद दूसरी स्मृति में, जैसे आप कहे घटाभाव, ठीक है ना, तो कोई यद किंचित एक घट का अभाव भी ले सकते हैं आप, लेकिन जब हम कहते हैं घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव, तो आप सकल घट का अभाव, बात समझ में आई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब स्मृति भिन्न कहेंगे तो एक एक स्मृति का भी भेद ले सकते हैं, लेकिन जब आप कह देंगे स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्न, ये जब कह देंगे मतलब स्मृतित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेदवान जब ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा। बात समझ में आई, कोई संदेह नहीं, ठीक है ना। मतलब स्मृतित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद मतलब सकल स्मृति का भेद, स्मृति सामान्य का भेद है, तो होता है कि नहीं होता है, तो उसका भेद आपको जैसे घट विषयिणी स्मृति है उसमें पट विषयिणी स्मृति का भेद भले मिल जाए, लेकिन स्मृतित्वावच्छिन्न करके सकल स्मृति लेनी तो उसमें घट विषयिणी स्मृति भी आएगी, उसका भेद घट विषयिणी स्मृति में नहीं मिलेगा, पट विषयिणी का पट विषयिणी में। तो स्मृतित्वावच्छिन्न जो सकल स्मृति है वो सबका भेद एक जगह कहीं पर नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो वहां पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आ गई, इसलिए हमने अनुभव का लक्षण बना दिया। क्या बनाया, ये हमने लक्षण बना दिया। अब आया अनुभव, अनुभव के भी भेद है ना, दो भेद है। कौन कौन, यथार्थानुभव अयथार्थानुभवश्च, यथार्थ अयथार्थश्च ऐसा भी बोल सकते हैं। अनुभव जोड़ दीजिए तो भ्रम न हो, क्योंकि स्मृति भी यथार्थ अयथार्थ होती है, स्मृति का भी स्मृति रवि द्विविधा यथार्था अयथार्था च। अब इधर भी आप यथार्थ कहिए तो मान लीजिए हम समझ सकते हैं कि पुल्लिंग है उधर स्त्रीलिंग है, लेकिन फिर भी कोई भ्रम ना हो, है ना। अब व्याकरण होगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि भाई ये स्मृति यहाँ पर पुल्लिंग में बोल रहा है तो ये अनुभव की बात कर रहा होगा, स्त्रीलिंग में बोल रहा है तो स्मृति की ही बात, ऐसा नहीं समझ पाएगा। इसलिए स्पष्टता के लिए अनुभव जोड़ दीजिए ताकि कोई भ्रम ही पैदा ना हो, है ना। ऐसा बोलिए कि कोई संशय न रहे बाद में। तो अनुभव दो प्रकार का हुआ, कौन कौन, अयथार्थानुभव इति भेदेन अनुभव द्विविधा, ये कर दिया। अब सामान्य रूप से समझ लीजिए, यथार्थानुभव मतलब क्या, यथार्थानुभव मतलब क्या, जो चीज जैसी है उसको उसी तरह देखना, है ना। जो चीज जैसी है उसको उसी तरह देखना, यही यथार्थानुभव है। जैसे एक रजत हो, मतलब समझ लीजिए चांदी हो, है ना, चांदी में को आप चांदी ही समझे तो ये यथार्थानुभव। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना, ये यथार्थ ज्ञान है ना। और जो चीज जैसी नहीं है उसको उस प्रकार समझ लेना। जैसे एक पड़ा है क्या, शुक्ति पड़ी है ना, शुक्ति पड़ी है, उसमें आप तो शुक्ति है लेकिन आपने उसमें समझ लिया है रजत, रजतत्व प्रकार ज्ञान हो गया, तो ये यथार्थानुभव है। सामान्य रूप से इतना समझिए। अब उसके लक्षण इन्होंने दोनों के लक्षण लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं लक्षण, इति ज्ञानम, ठीक हो गया, यथा अयम घटः इति ज्ञानम। और अयथार्थानुभवः ये बन गया, दोनों बन गए। अब हमको इसमें तब प्रकार विशेष ये सब आ रहा है ना,
तो उस सब का पहले कुछ समझ ले, उसके बाद ये चले तो कुछ बात समझ में आए, है ना। वरना फिर प्रकारी क्या है यही नहीं पता है तो फिर गड़बड़ा जाएगा ये सब। चलिए एक पहले वाक्य समझिए, उसका शाब्द बोध हमको करना है ना। एक ज्ञान है घटवद भूतलम इत्याकार ज्ञान। क्या है ज्ञान? घटवद भूतलम। सही से लगाना है, कोई बात इधर उधर ना हो, है ना। घटवद भूतलम इत्याकार ज्ञान। कोई भी ज्ञान हो, क्या कोई भी ज्ञान हो, उसमें 3 विषय होते हैं। कितने होते हैं? 3 विषय होते हैं। तृतीय विषय का ज्ञान होता है। कैसा? तृतीय विषय का मतलब 3 विषय जरूर होते, एक विषय 2 विषय ज्ञान नहीं होता है। कोई भी ज्ञान होगा तो तृतीय विषय होगा, 3 विषय उसमें जरूर पास है, ठीक है ना। अब 3 विषय कौन कौन है आपको पता है? कौन कौन? विशेषण, विशेष्य और संसर्ग। संसर्ग कहते हैं संबंध को, संबंध कहिए चाहे संसर्ग कहिए, तीनों एक ही बात है। 3 विषय कौन कौन हो गए? संबंध, विशेषण और विशेष्य। ये 3 प्रकार के आपके विषय हो गए, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं विषयता त्रेता, ठीक है ना। विषयता त्रेता, जब विषय 3 है तो विषयता भी 3 होगी, तो विषयता त्रेता, संसर्गताख्या विषयता, विशेषणताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता कह जाता ना। संसर्गताख्य विषयता, आख्य मतलब आख्या मतलब होता है नाम। तो संसर्गताख्य विषयता मतलब संसर्गता नाम वाली विषयता। विषयता 3 प्रकार, तो सबके नाम है। इसका संसर्गता, दूसरे का विशेषणता, वहां प्रकारताख्य भी बोलते हैं, और उधर विशेष्यता। ठीक हो गया। तो 3 ज्ञान के कितने विषय होते हैं? 3 विषय। कौन कौन? संसर्गताख्य और विशेषणाख्य, विशेष्यताख्य, प्रकारताख्य, विशेष्यताख्य। देखिए गड़बड़ कर दिए आप लोग। मैंने क्या प्रश्न पूछा कि विषय कितने होते हैं कोई भी ज्ञान में, तो आप संसर्गता, विषयता ये सब बोले। विषयता मैंने थोड़ी पूछी, विषय कितने होते हैं पूछा। विषय 3 होते हैं। कौन कौन? विशेष्य, यही होता है ना। अभी विशेषण बोलो, संसर्ग, विशेषण और विशेष्य, है ना। कोई अधीरता नहीं चाहिए हमको, ध्यान से धैर्य बनाए रखे, है ना। और यदि आपको थोड़ा, आपको भी एक बार ये चला चुके हैं और आपको भी थोड़ा पता है, तो जब आता हो ऐसा विषय कोई आ जाए कि जो आ रहा है आपको, तो उसको आप ऐसा आप समझिए कि उसको कैसे पढ़ाया है। ये भी एक सीखने वाली बात होती है। तो ये मत समझिए कि ये तो पता ही है, पुनरावृत्ति हो रही है हमने, है ना। उसको सही से लगे, और कोई संदेह होता है तो वो पूछिए। लेकिन ऐसा मन मत बना के बैठिए कि प्रश्न पूछना है तो आप मैं क्या बोल रहा हूँ वो नहीं समझ पाएंगे, आप अपने धुन में चले जाएंगे। प्रश्न कल पूछेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि बार बार नहीं पढ़ा होगा, है ना। इसको सही से तैयार करिए। तो कोई भी ज्ञान हो तो उसमें 3 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं? 3 विषय होते हैं। संसर्ग, विशेषण, विशेष्य। विशेष्य, ये 3 विषय होते हैं। अब इसमें सबसे पहला है संसर्ग। संसर्ग कहते हैं संबंध को। क्या कहते हैं? संबंध। संबंध, संसर्ग, ये सब पर्यायवाची शब्द है। प्रत्याशक्ति, प्रत्याशक्ति भी संसर्ग को ही कहते हैं, है ना। प्रत्याशक्ति, संसर्ग, संबंध, ये सब आया। अभी हम केवल संसर्ग एक शब्द आप रख के चलिए। दूसरा आया विशेषण, है ना, और एक आया विशेष्य। जैसे एक ज्ञान में आपको बता रहा हूं, उसमें आपको देखना है कि कौन संसर्ग है, कौन विशेष्य है और कौन विशेषण। घटवत कपालम, हमने ज्ञान लिया है घटवत कपालम। इसमें बताइए कौन संसर्ग, कौन विशेष्य, कौन विशेषण। संसर्ग है, घट विशेषण है, कपाल विशेष्य। आप बोलिए महाराज जी। नहीं, कपाल और घट का जो है समवाय संसर्ग। मैंने ये आपको पूछा, आप कथा चालू करिए। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना आता है? मैंने प्रश्न पूछा उसका उत्तर देना आ रहा है कि आप अपनी कथा चालू करेंगे? जो संसर्ग है वो समवाय है। हाँ, ऐसे बोलिए ना, फिर बाद में बोलिए, लेकिन पहले जो प्रश्न पूछा उसको ऐसे बोलिए ना। क्या प्रश्न पूछा गया, बोलिए आगे। जो संसर्ग समवाय है
और विशेषण जो है घट है और विशेष जो है कपाल है। समझ में आया पंडित जी? यही अधीरता का ही जाति है ना। आप तो समझ बढ़ के वो चलिए हमको तो पता ही है सब यही लेना, इसलिए मैंने जानबूझ के विशेष बदल दिया। पता है सबको भूतल का वो रहता है ना। इसको कहते गाडरिया प्रवाह। बस जैसे याद किया वैसे चले जाना, समझना नहीं है कुछ पदार्थ को, है ना। ऐसे मत करिए, उसको समझिए। जब विशेष कपाल कर दिया कैसे संयोग होगा? समवाय होगा, है ना। क्योंकि अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता है, तो घट अपने कपाल में समवाय न रहता है, तो संसर्ग संयोग नहीं होगा। पंडित जी ध्यान दीजिए थोड़ा, है। कौन हो जाएगा? संसर्ग होगा समवाय, विशेषण होगा घट और विशेष्य होगा कपाल। ये कर दिया, समझ में आया? ये हो गया। अब ये तो तीन विषय आप समझिए। अब हम घटवद भूतलम में आते हैं, है ना। घटवद भूतलम में क्या है? संयोग संसर्ग है, घट विशेषण है, भूतल विशेष्य है। ठीक हुआ। जैसे हम कहे घटवान कालः, संसर्ग होगा काल, कालिक संसर्ग और बोलिए ना आगे। हो जाएगा विशेषण। गधे की तरह आधे घंटे सोचते हैं, विशेष्य और विशेषण में ही नहीं पता है, जैसे पहली बार पढ़ा रहे हो। कौन है? संसर्ग होगा कालिक और घट होगा विशेषण और काल होगा विशेष्य। नहीं आ रहा है ना। वो बोले तब पता चला, वरना पता ही नहीं था कौन सा संबंध बोला जाए। तो यही सब चक्कर, उसको निकालिए, है ना। क्या क्या सब लगाइए। घटाभाव भूतलम, बोलिए। घटाभाव और भूतलम, हाँ। स्वरूप संबंध होगा। अब पूछना नहीं है, बोलना है क्या क्या है। कोई आप तो पूछने लगे कि क्या होगा, बोलो यार। वही तो होता है, अभाव कौन से संबंध से रहता है यही नहीं पता है। स्वरूप संसर्ग होगा। संसर्ग स्वरूप या तो स्वरूप संसर्ग, होता होती नहीं करना है। घटाभाव विशेषण और भूतलम विशेष्य। बात समझ में आई? यही होगा ना महाराज जी। बस तो ये आपको अभी तक 3-4 संबंध के एक एक उदाहरण दे दिए हैं। एक संयोग, समवाय, कालिक और स्वरूप। सामान्य रूप से 4 संबंध को जानिए, ठीक है ना। जैसे संयोग किसका होगा, तो द्रव्ययोः संयोग, ये पता होना चाहिए। अब आगे से कभी भी गलती नहीं, सम्य नहीं होगी, है ना। संयोग किसका? द्रव्ययोः संयोग। जैसे घटपट का संयोग, घटभूतल का संयोग। दूसरा है समवाय। समवाय किसके बीच होता है? यही होता है ना। तो देखिए सबसे पहला कौन है? देखिए अब आपको इसमें दो के जोड़े लिखा दिए हैं कि ये दोनों के बीच में समवाय होगा, ये दोनों के बीच में समवाय। आपको ये समझना है कि समवाय संबंध से कौन रहता है, कहाँ रहता है, इतना विशेष पता होना चाहिए। पहला कौन है? देखिए उसमें बाकी सब में कैसा होगा पता है? जो दो के नाम लिखे हैं ना, उसमें पहला वाला दूसरे में रहता है। जैसे दूसरा नाम बोलिए, अवयव को छोड़ के आगे बोलिए। देखिए क्रिया है, वो क्रियावान में समवाय संबंध से रहेगी। बात समझ में आई? क्रिया जो है वो क्रियावान में समवाय संबंध से रहेगी। ये ध्यान देना है आपको। फिर ये ना हो कि फिर प्रतियोगी आप क्रियावान को बना दिए और अनुयोगी क्रिया को बना दिए, ऐसे नहीं होता है समवाय में। बात समझे कि नहीं? क्रिया जो है वो समवाय न क्रियावान में रहते। जैसे गमनवान देवदत्त, गमनवान देवदत्त, गमन क्रिया हो गए, वो गमनवान देवदत्त। तो गमन जो क्रिया है वो देवदत्त में अपने क्रियावान में किस में रहेगी? किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से रहेगी। क्रिया क्रियावान में समवाय न रहेगी। दूसरा आगे बोलिए। देखिए गुण है, पहला नाम किसका आ रहा है? गुण। तो गुण जो है वो गुणी में समवाय न रहता है। गुण जो है वो गुणी में समवाय न रहता है। जैसे रूपवान घटः, क्या कर दिया? रूपवान घटः। तो रूप जो है वो गुण है, वो अपने गुणी में मतलब द्रव्य में घट में समवाय संबंध से रहता है, ठीक है ना। तो पहला ही दूसरे में रहा, उसमें क्रिया में क्रिया ही क्रियावान में रही, समवाय न। गुण गुणी में समवाय न रहा। उसके बाद जाति व्यक्ति, जैसे घटत्वान घटः,
क्या कह दिया? घट कह दिया कि नहीं कह दिया? तो घटत्व क्या है? जाति। वो घट में समवाय न रहेगी, तो जाति जो होती है वो व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है। अब ये सब में भ्रम नहीं होना चाहिए, कौन कहाँ रहा तो ठीक है ना। अच्छे से देखिए, पहला वाला ही दूसरे में समवाय न रह रहा है, तो जाति व्यक्ति में समवाय संबंध से रहेगी, ठीक है ना। सत्तावान घट अभी कह सकते, जाति से हो गई सत्ता, वो अपने घट में समवाय न रहेगी। बात समझ में आ गई? फिर आया विशेष नित्य द्रव्य, ठीक है ना। जैसे विशेषवान परमाणु, विशेषवान परमाणु ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। विशेषवान परमाणु, तो विशेष जो द्रव्य है, विशेष जो पदार्थ है, द्रव्य मत कहिए, वो अपने नित्य द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो पहला ही दूसरे में रहा, सब में रहा, लेकिन जो पहला वाला दो है कौन? उसमें उल्टा है, उसमें पहला दूसरे में नहीं रहता। अवयवा अवयवी कहते हैं, तो अवयव अवयवी में समवाय नहीं रहता, अवयवी अवयव में समवाय न रहता। जैसे घट जो अवयवी हो गया वो अपने अवयव कपाल में समवाय न रहता है, उल्टा है। जैसे वृक्ष है वो अपनी शाखाओं में समवाय संबंध से रहता है, शाखा वृक्ष में नहीं है, गलत। वृक्ष शाखा गलत प्रयोग, शाखायाम वृक्ष इति शास्त्रीय प्रयोग। बात समझ में आएगी नहीं? समवाय संबंध है ना, वृक्षवान शाखा, वृक्षवती शाखा, ऐसे कर दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लोक में उल्टा चल गया है, उल्टी गंगा बहती है ना। तो हम लोगों को लेकिन ऐसे समझना है। बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आ रहा? अवयवी जो है वो अपने अवयव में समवाय संबंध, अपने अवयवी अपने अवयव में समवाय संबंध, इसमें उल्टा कि दूसरा जो है वो पहले में रहता है, बाकी सब में पहला ही दूसरे में रहता है समवाय संबंध से। इसमें दूसरा वाला पहले में रह रहा है, बस इतना ही ध्यान देना। तो ये तो समवाय का विषय वो हो गया, बात समझ में आई। दूसरा आया कौन? तीसरा एक संयोग हो गया, द्रव्य जो वो संयोग, समवाय भी अभी तक आपको बता दिया कौन कौन है। उसके बाद कौन आया? कालिक संबंध आया। कौन आया? कालिक संबंध। अब देखिए कालिक संबंध से क्या है? कालिक संबंध से कोई भी पदार्थ है, दुनिया का कोई भी पदार्थ ले लीजिए, नित्य अनित्य जो भी है, ठीक है ना, वो सब कालिक संबंध है ना जन्य द्रव्यों में रहेंगे। बात समझे? जैसे अभी पुस्तक, ये पुस्तक अपने सामने जो पुस्तक पड़ा है, वो पुस्तक अभी यहाँ पर पीठ में किस संबंध से है? संयोग संबंध। लेकिन कालिक संबंध है ना वो गुजरात में भी है, कालिक संबंध है ना वो महाराष्ट्र में भी है, कालिक संबंध है ना वो सब जगह, जितने भी जन्य द्रव्य है उसमें, है ना। जन्य द्रव्य कालिक है ना, आप गगन में नहीं कह सकते, ऐसी मूर्खता मत करिएगा। जन्य द्रव्य कहा है? जन्य द्रव्य मतलब जो पैदा होते हो मरते हो, उसको क्या कहते हैं? जन्य द्रव्य कहते हैं, मतलब जो पैदा होते हो, है ना, जन्य द्रव्य। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? मतलब उत्पत्ति विनाशशाली जो द्रव्य होते हैं उसको जन्य द्रव्य कहते हैं, है ना। उत्पत्ति विनाश रहित जो द्रव्य होते हैं उसको नित्य द्रव्य कहते हैं। बात समझ में? जन्य द्रव्य एक नित्य द्रव्य, दो प्रकार से तो होते हैं। हो गया। तो कोई भी पदार्थ है वो कालिक संबंध है ना जन्य द्रव्य। जैसे घटत्व है वो समवाय है ना, तो यद्यपि घट में ही रहता है, लेकिन वही घटत्व कालिक संबंध है ना पट में भी रहता है, ठीक है ना। वही घटत्व कालिक संबंध है ना मठ में भी रहता है, वही घटत्व आप में भी है। बात समझ? तो इस तरह से एक कालिक संबंध है ना कोई भी पदार्थ है वो जन्य द्रव्य में रहता है और काल में रहता है, काल में भी रहता है, काल में भी रहता है। काल जन्य द्रव्य ने काल नित्य है, ठीक है ना, इसलिए अलग से कहना पड़ेगा। जन्य द्रव्य में कह देने से काल में भी रहता है, पूरा जगत काल में रहता है। जन्यानाम जनकः कालो जगताम आश्रयो मत। देखिए क्या क्या कह दिया, जगत का आश्रय है वो। भाई कोई भी चीज है तो काल में तो है, अपने अपने काल में है कि नहीं, तो सबका आधार काल। जगताम आश्रयो मत, ठीक है ना। जन्यानाम जनकः काल मतलब जितने भी जन्य पदार्थ है सबका जनक है वो। काले सब कौन? काल। जन्यानाम जनको काल, जनकः कालो। तो जितने भी जन्य पदार्थ है मतलब जितने भी उत्पन्न होते वाले पदार्थ है, उत्पन्न होने वाले, वो सबका जनक कौन है? काल। इसलिए हमने कह दिया साधारण कारण में हमने परिगणना कर दी है काल की, क्योंकि सबके पति वो कारण है, सबका जनक है।
जितने भी जन्य पदार्थ है वही तो कार्य कहे जाते हैं, वरना जो नित्य है गगन को कभी कार्य कह सकते हैं? उसका कभी उत्पत्ति होती ही नहीं। अब उत्पत्ति होती नहीं तो प्राग भाव का प्रतियोगी कभी बनेगा ही नहीं। प्राग भाव प्रतियोगित्व कार्यत्व, यही कार्य का लक्ष्य है ना, प्राग भाव प्रतियोगित्व। प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है वही कार्य है। अब आपका जो नित्य पदार्थ है उसका तो कभी प्राग भाव होना ही नहीं है। जब वो अनादिकाल से पड़ा हुआ है तो उसका प्राग भाव होगा नहीं। घटपट आदि का जैसे प्राग भाव होता है तो उसका प्रतियोगित्व उसमें ज्यादा है, तो वो सब कार्य है। उसी को कहते हैं जन्य। जन्य कहिए, कार्य कहिए, सब एक ही बात है प्राय, ठीक है ना। तो जन्या नाम जनक काला हो गया। और दूसरा कहा जगताम आश्रयो मत, पूरे जगत जितना है वो सबका आश्रयीभूत है। ठीक हुआ, इतना लग गया। अब आइए तो कालिक संबंध। कालिक संबंध है ना, कोई भी पदार्थ हो वो जन्य द्रव्य में रहेगा या तो काल में रहेगा। ठीक हुआ, इतना लग गया। ये कालिक संबंध हो गया। दूसरा आया स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध देखिए, सामान्य तौर पे हम जानते हैं कोई भी अभाव हो, प्राग भाव हो, प्रध्वंसा भाव हो, अत्यंता भाव हो, अन्योन्या भाव हो, जितने भी अभाव है ये सब अभाव किसी न किसी कहीं पर भी रहेंगे तो स्वरूप संबंध है नहीं रहेंगे। अभाव पदार्थ जो भी है, प्राग भाव हो, चाहे वो प्रध्वंसा भाव हो, अत्यंता भाव हो, अन्योन्या भाव हो, वो सब किस संबंध से रहेंगे? स्वरूप संबंध से ही रहेंगे। बात समझ में आई? स्वरूप संबंध से रहेंगे। दूसरा, जैसे घटत्व है वो तो घट में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। लेकिन ये सब जाति है, जाति समवाय न रहती। लेकिन जाति अतिरिक्त जो जो उपाधियां है, जैसे गगनत्व है, गगनत्व जाति नहीं मानते है ना। गगनत्व जाति है क्या? नहीं पता। देखिए गगन कितने हैं दुनिया में? एक ही है। जाति का लक्षण क्या है? अनेक नित्य हो और अनेक में संवेद हो, अनेक पदार्थों में समवाय संबंध न वर्तमान हो, वही जाति है। जैसे घटत्व जाति है, वो घट में अनेक घटों में रहती है कि नहीं रहते हैं? तो अनेक घटेषु समवाय संबंध न वर्तमान जो घटत्व जाति है और वो नित्य भी है, इसलिए उसको जाति कहते हैं। अब आइए गगन। गगन में जो गगनत्व रहता है वो गगनत्व नित्य तो है, लेकिन अनेकेषु गगनेषु समवाय है। अनेक गगन ही नहीं है पंडित जी, एक ही तो गगन है। तो अनेक संवेदत्व गया गगनत्व में, अनेक में समवाय संबंध है ना वर्तमान नहीं है ना। अनेक में गगनत्व यदि अनेक में समवाय संबंध है ना वर्तमान होता, वो तो किस में समवाय संबंध है ना? समवाय संबंध है नहीं, वर्तमान नहीं। दूसरी बात ये है, वो तो फिर निश्चय करेंगे जाति नहीं होगा तभी रहे, लेकिन अनेक नहीं है गगन, ठीक है ना। तो व्यक्ति रभेदा, व्यक्ति जब एक हो जाए, उसका आश्रय, धर्म का आश्रय व्यक्ति यदि एक हो जाए तो उसको जाति नहीं कहते। व्यक्ति रभेद है ना, व्यक्ति है ऐक्यम जाति बाधकम। यदि व्यक्ति एक हो जाए, जैसे गगन व्यक्ति एक है तो उसमें रहने वाला गगनत्व जाति नहीं होगा, है ना। जाति बाधक 6 प्रकार है। जाति को बाध करने वाले 6 है। कौन कौन पता है? संकरोत्थानवस्थिति, बाधक संग्रह। श्लोक याद है? कुछ पता ही नहीं है किसी का मतलब। व्यक्ति रभेद, ठीक है ना, व्यक्ति का ऐक्य। यदि व्यक्ति एक हो जाए तो उसमें रहने वाला धर्म जाति नहीं होगा। जैसे यहाँ पर गगन व्यक्ति एक है, उसमें रहने वाला गगनत्व न जाति, क्योंकि व्यक्ति रभेद जाति बाधक बैठा पड़ा है। जाति बाधक है व्यक्ति रभेद, व्यक्ति का ऐक्य होने पर वहां पर जाति नहीं मानी है, उसमें रहने वाला धर्म जाति नहीं है। ठीक हुआ। तो गगनत्व जाति नहीं है, तो अब गगनत्व किस संबंध से रहे? तो समय ने तो कह नहीं सकते, जाति तो है नहीं, उपाधि है एक, है ना। क्या है? उपाधि है। तो वो किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध से रहेगी। किस संबंध से रहेगी? स्वरूप संबंध। उसी तरह सामान्य में सामान्यत्व, सामान्यत्व जाति है क्या? नहीं, सामान्यत्व जाति नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जाति तो कहाँ कहाँ रहती है? 3 में ही रह सकती है ज्यादा से ज्यादा, द्रव्य, गुण और कर्म। इससे अतिरिक्त में तो रहेगी नहीं। तो सामान्य में तो रहती नहीं, तो सामान्य में जो सामान्यत्व है वो जाति नहीं है। तो किस संबंध से रहेगा वो? स्वरूप संबंध से रहेगा। विशेष में विशेषत्व जाति है क्या? नहीं है, क्योंकि जाति तो 3 में ही रहती है, इतना दिमाग में भरे रखिए। तो विशेष में विशेषत्व किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध है ना रहेगा, ठीक है ना। फिर आया समवाय। समवाय में समवायत्व स्वरूप संबंध से रहेगा। समवायत्व न जाति, समवायत्व जाति नहीं है, ठीक है ना।
है, समवाय भी एक ही है। वो दूसरा आगे आया अभावत्व। अभावत्व अभाव में किस संबंध से रहेगा? स्वरूप संबंध से रहेगा। हाँ, अभावत्व जाति नहीं है, इतना सोच क्या रहे भाई, जब जाति नहीं है वो सब तो स्वरूप संबंध देना रहेंगे। जो भी उपाधि धन उपाधि होती है, चाहे वो अखंड उपाधि हो चाहे सखंड उपाधि हो, सब स्वरूप संबंध से रहता है, ठीक है ना। अखंडोपाधि हो चाहे सखंडोपाधि हो, सब स्वरूप संबंध से रहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ रहे? ये हो गया। अब इतना आपको चार संबंध पता चल गया कहाँ कहाँ होता है। तो अभी बहुत सारे आपको स्थल पता चल गए, किन किन के बीच में संयोग होता है, किन के बीच में समवाय होता है, किन के बीच में कालिक होता है और किन के बीच में स्वरूप होता है। समझ में आ गया? स्पष्ट है? चलिए अब आइए संयोग घटवद भूतलम, ठीक है ना। किस संबंध से रहेगा? घट भूतल में संयोग संबंध से रहेगा, ठीक है ना। घटवद भूतलम। अब इसमें आप लगाइए कौन संसर्ग है, कौन प्रकार है और कौन विशेष्य है। संयोग संसर्ग है, घट प्रकार है और भूतल विशेष्य। विशेषण को ही प्रकार कहते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है कि प्रकार कह दिया तो क्या कहेंगे आप। तो घट प्रकार है और भूतल विशेष्य, ठीक हुआ, समझ में आ गया। अब देखिए ये तो बन गया। अब इसी तरह समवाय का भी एक अट्ठो बनाइए, समवाय में एक बनाइए वाक्य। जैसे मैंने घटवद भूतलम आपको दे दिया, ऐसे ही बनाइए। संयोग हो गया, जैसे एक संयोग है ना घटवद भूतलम, ऐसे समवाय में बोलिए समवाय न घटवद कपालम, समवाय न हस्तवान शरीर। हस्तवान शरीर सही है, हस्तवत शरीर सही है, लेकिन ज्यादा बुद्धि अपने पास रखिए। क्या पूछ रहा वो जो बोल रहा है वो सही है? सही है, गधे से कोई कम नहीं है। हम तो सोचे आप तो पकड़ ले, गधे से कोई कम नहीं। क्या बोले पंडित जी? समवाय न हस्तवान शरीर। किसको कहाँ रख रहे हो समवाय संबंध देना? हस्त को शरीर, हस्त को शरीर में। समवाय अवयवावयवी में कौन कहाँ रहता है? समवाय न अवयवी समवाय संबंध से अवयव। गधे अवयवी हस्त है क्या? तो फिर क्या अंड बंड बोल रहे हो? यही हु सही है, करके निकल गए। यही नहीं पता है अभी तक, अभी बढ़ा के आ रहा है। शरीरवान हस्त हो गए, शरीरवान हस्त, वृक्षवान शाखा, वृक्षवती शाखा, सब कह दिया, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। समझे कि नहीं? गधे है ना। क्या बना? समवाय न शरीरवान हस्त। हाँ, तो प्रयोग करो लेकिन सही से करो, ठीक हुआ। शरीर वाला, तो शरीर चूंकि अवयवी है वो अवयव में समवाय न रहेगा, ठीक है ना। ये बन गया। फिर कालिक में बोलिए। कालिक में एक एक बारी बारी बोलिए कि सब लग जाएंगे एक ही साथ में। बोलिए, आधा घंटा नहीं लगाना, दिमाग खराब मत करना, आप समय ही खाते हैं आधा घंटा। बोलिए। हाँ ठीक है, काली के न धूमवान जलरद। यद्यपि धूम संयोग है ना नहीं रहता है जलरद में, लेकिन काली के न रह जाएगा। काली के न जलरद जन्य पदार्थ है कि नहीं है, तो उसमें रह जाएगा। तो धूमवान काली के न जलरद, ठीक बढ़िया बना है। बस ऐसे बोलते जल्दी बनाना है, आधा घंटा सोचेंगे उसी में लग जाएगा 7:30। कालिकेन गंधवत तेज, गंधवत तेज।